तेरी यही कहा। पता है, कल जब मैं यहाँ से घर लौटी तो डॉक्टर विश्वास और दीदी बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ने मुझे देखा वो फौरन उठकर चले गए। माँ जी के प्यार ने शीला को ऐसा बिगाड़ दिया है कि वो बात बात पर नाराज हो जाती है। देखो ना, घर छोड़कर चली गई। क्या तुम्हारे और कविता के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जिस पे ऐतराज किया जा सकता है? देखो यार, तुम मुझे बरसों से जानते हो, तुमको ऐसा लगता है मैं कोई ऐसा काम कर सकता? राय साहब, मैंने अक्सर देखा है, एक वक्त के बाद जब इंसान किसी साथी को तलाश करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर तेरी सहेली शीला को पसंद नहीं है कि उसका हस्बैंड किसी और से बात करे, तो बोल तेरी सहेली को उसके हस्बैंड को संभाल के रखे, उसे पल्लू के पीछे बांध के रखे। हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वरना लोग मुझे लायक बाप की नालायक औलाद कहेंगे। हाँ आंटी जी, मुझे ज्योति कुछ बता रही थी, शीला अपने हस्बैंड से नाराज होकर घर छोड़ के चली गई है। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अब तक नाराज हो? अरे भाई, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, पता नहीं कहां चली गई थी तुम। कितना परेशान था मैं। परेशान? और आप क्यों? बिल्लू नहीं थी क्या आपके साथ? यानी कि सुर अभी तक बदला नहीं तुम्हारा। अरे भाई, बिल्लू के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये शक अपने दिमाग से निकाल दो। हम पति पत्नी हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गुस्सा थूक दो। गुस्सा थूक दो? कौन औरत चाहेगी कि उसका पति किसी गैर औरत के साथ घूमे फिरे? मैंने तुम्हें कितना सुधारने की कोशिश की, तुम्हारे हर गलत बातों पर पर्दा डालती रही, लेकिन तुम नहीं सुधरे। हार कर मुझे ये घर छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। डार्लिंग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसे तुम्हारा दिल दुखे। ये सब गलतफहमी है। मेरा बिल्लू के साथ कोई रिश्ता नहीं है। किसने बने तुम्हारे कान? देखो शीला, सिर्फ एक बात सच है, और वो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मेरा प्यार सच्चा है। ये तुम सच कह रहे हो या फिर तुम्हारी कोई नई चाल है? देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसे तुम दिखने में लगती हो वैसे हो नहीं। शीला, मैं तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें कहने का पूरा पूरा हक है। बस पत्नी का क्या हक होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन पति का क्या फर्ज है क्या ये तुम जानते हो, या फिर जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करते हो? देखो, लड़की की जब शादी होती है, अग्नि के समझ 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 जीने मरने की कसमें खाई जाती हैं, और ये कसमें पत्नी को तो हमेशा याद रहती, लेकिन ये पति अक्सर भूल जाते हैं। अरे ये पत्नी अपने सुहाग के लिए क्या क्या नहीं करती। अरे बाबा, मुझे पता है, एक औरत अपने पति के लिए सब कुछ करती है, पूजा करती है, करवा चौथ का व्रत रखती है, और ये सब तुम भी तो करती हो हमारे लिए ना। इसलिए तो हम तुम्हें प्यार करते हैं। अब छोड़ो ना ये सब कुछ, कितने दिनों के बाद तुम आई हो, कुछ प्यार मोहब्बत की बात तो की जाए। ये लो चाय। क्या बात है मासी, कविता मौसी नजर नहीं आ रही? वो कुछ काम से बाहर गई हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा, एक बात पूछूं मौसी? हाँ हाँ पूछो। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? मधु, शादी के लिए आदमी और औरत का जोड़ा भगवान बनाते हैं, लेकिन मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई
कि ऊपर वाला मेरा जोड़ा बनाना ही भूल गया। जी नहीं, मैं ये बात को जरा भी नहीं मानती। माँ कहा करती थी कि आपके लिए तो कई रिश्ते आए थे अच्छे घरों से, लेकिन आपने ही शादी करने से इनकार कर दिया। मैं एक बात पूछूं, आज तुम मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तो यही सोच रही थी कि आप कब तक अकेली रहेगी। मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम लोग हो ना मेरे साथ। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? आपको कभी ना कभी किसी को देखकर ऐसा जरूर लगा होगा कि यही मेरे सपनों का राजकुमार है। मेरा मतलब है, आपने किसी से प्यार तो जरूर किया होगा, एक तरफा ही सही। अगर ये बात आप उन्हें बता देती तो वो आदमी तो खुशी से पागल हो जाता। हाँ, मैंने प्यार किया था और आज भी करती हूँ। मैं उसे इतना प्यार करती थी कि शादी करके उसे खोना नहीं चाहती थी। शादी करके तो साथ रहा जाता है। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं कि आप साथ खोना नहीं चाहती थी? अरे पगली, जब तू छोटी थी ना, मैं तुझसे इतना प्यार करती थी कि शादी करके तुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अब मैं समझी आपने अपना पेशा वकालत क्यों चुना है। आपसे बहस में कोई जीत नहीं सकता। अच्छा मौसी, अब मैं चलती हूँ, वरना मेरे ससुराल वाले परेशान हो जाएंगे। मैं उन्हें बिना बताए चली आई हूँ। मधु, तू यहाँ पे आती जाती रहती है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमेशा आते रहना, लेकिन एक बात याद रखना, अपने ससुराल वालों को बगैर बताए कभी भी मत आना, वरना वो लोग ये सोचने लगेंगे कि कहीं तेरा किसी के साथ चक्कर तो नहीं है। अगर वो लोग पूछेंगे तो मैं बता दूंगी कि मेरा आपके साथ बचपन से चक्कर है। अब वो लोग कुछ भी कर ले, ये तो टूटने वाला नहीं है। अनिल, चाय। अरे दीदी तुम, क्या बात है, मधु कहाँ है? मधु किचन में काम कर रही है। क्यों, मधु के आ जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं ला सकती? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? कहो क्या बात करनी है? दीदी, ये तुम छोटी छोटी बातों पर रोज हंगामा क्यों करती रहती हो? अब उस दिन एक छोटी सी बिल्लो की बात को लेकर तुम इतना नाराज हो गई कि घर ही छोड़कर चली गई। जानती हो उसका नतीजा क्या हुआ? घर में कितना कलश हुआ। तुम्हारे जीजाजी की हरकत ही कुछ ऐसी है जो घर में कलेश होता है। मैंने उन्हें कितना समझाने की कोशिश की, कितना प्यार से समझाया, लेकिन वो है कि बिल्लो को लिफ्ट देने से बाज ही नहीं आते। ओफो दीदी, अब अगर उन्होंने उसको लिफ्ट दे दी तो इसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या है? भाई बिल्लो और जीजाजी का रास्ता तो एक ही है। अगर बिल्लो रास्ते में उन्हें मिल जाती है और लिफ्ट मांगती है तो जीजाजी क्या उसको इनकार कर सकते हैं? नहीं ना। तो इस पे इतना नाराज होने की क्या बात है? अगर जीजाजी बिल्लो को लिफ्ट नहीं देते तो बिल्लो ज्योति से ये भी तो कह सकती थी कि तुम्हारी सहेली के हस्बैंड इतने घमंडी है कि मुझे रास्ते में मिले और लिफ्ट तक नहीं दी। फिर बिल्लो कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं जानते अनिल, बिल्लो एक आवारा किस्म की लड़की है। पहले वो आदमी उससे लिफ्ट लेती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने काबू में कर लेती है। और आदमी इतने मूर्ख होते हैं कि उसकी मीठी बातों में आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि उनकी बीवी उनका घर में इंतजार कर रही है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। देखो दीदी, ये तुम्हारे दिमाग का एक वहम है और कुछ भी नहीं। देखो अनिल, तुम हमेशा जीजाजी की तरफदारी करते हो, तभी तो वो सर पे चढ़ गए हैं। अरे तुम्हें तो मेरी साइड लेनी चाहिए। दीदी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं जो भी करता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए करता हूँ। देखो, मैं जीजाजी की तरफदारी इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपनी बहन की तरफदारी करता हूँ। और दीदी, अगर तुम रोज रोज झगड़े करती रही तो हो सकता है जीजाजी किसी दिन नाराज होकर घर छोड़कर चले जाएं। और अगर वो बिल्लो से भारी बात मिलने लगे तो तुम क्या कर लोगे? छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और मेरी बात मानो तो ज्योति और बिल्लो से तुम वैसे रिलेशन रखो जैसे तुम्हारे थे। ठीक है अनिल, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन तुम अपने जीजाजी पर नजर रखना। मुझे उन पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे पता है वो किस किस्म के इंसान हैं। ओफो बाबा, ठीक है, मैं उन पर पूरी नजर रखूंगा। ओके? और तेरी नेकी का
अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? एक्चुअली इस वक्त घर पे कोई नहीं है। ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। नहीं, आइए ना सर। आप कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूं, लेकिन आपकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। सर, तकदीर के लिखे को कौन बदल सकता है? आप जुल्म सहती हैं, इसलिए ये लोग जुल्म करते हैं। इसमें तकदीर का क्या दोष है? मधु जी, आप शायद नहीं जानती कि जुल्म करने वाला जितना बड़ा गुनहगार होता है, जुल्म सहने वाला उससे बड़ा गुनहगार होता है। आपने स्कूल की किताबों में झांसी की रानी और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो पढ़ा ही होगा। उनके बहादुरी के कारनामे भी पढ़े होंगे। क्या उनकी बहादुरी के बारे में जानकर आपको कोई प्रेरणा नहीं मिली? भला मेरी उनसे क्या तुलना? आप जुल्म सह सकती हैं, अपनी जिंदगी खराब कर सकती हैं, लेकिन इस घर को नहीं त्याग कर सकती। आखिर क्यों? सर, करूं भी तो क्या करूं? मैं वापस अपने माँ के घर जाकर उस पे बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे आपका कहना तो ठीक ही है, आप भी ठीक ही कह रही हैं। आप महान हैं मधु जी। अच्छा, तो मैं चलता हूं। क्या बात है दीदी, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी सोच, कितना अजीब लगता है। ये फाइल राय बहादुर साहब ने भेजी है। जानती हो किस प्लॉट की फाइल है ये? किस प्लॉट की? ये वही ग्रीन जोन की फाइल है। दीदी, मैंने अक्सर तुम्हें देखा है कि तुम दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचती हो। अरे माना कि तुम्हें बात अच्छी नहीं लगी और तुमने इस पर कोई काम नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि राय साहब वहां पर बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। राय साहब को उस जगह की परमिशन भी जरूर मिल जाएगी और वो वहां पे 30 माले की बिल्डिंग भी जरूर बनाएंगे। क्या आर्किटेक्ट्स की कमी है हमारे शहर में? फिर तुम क्या कर लोगी? क्या उस बिल्डिंग को बनने से रोक सकोगी? नहीं ना। सिर्फ इतना ही होगा, जो पैसे तुम्हारे नसीब में लिखे थे वो कोई और आर्किटेक्ट के जेब में चले जाएंगे। देखो दीदी, मैं राय साहब की लॉयर हूं। वो जब भी मुझसे कोई सलाह मांगते हैं तो मैं उन्हें ऐसी राय देती हूं जिससे उनका भला भी हो और वो कानूनी दाव पे से ही बच जाए। ये मेरा पेशा है और इसी बात के मुझे पैसे मिलते हैं। तुम तो ऐसे बहस कर रही हो जैसे कि मैंने राय बहादुर पर मुकदमा दायर कर दिया हो और तुम उनकी वकील सफाई हो। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? यही कि ऐसे दलदल पर इस शहर में कई बिल्डिंगें बनी हैं। उनमें से कुछ बिल्डिंगों का क्या हाल हुआ ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। हम या हम जैसे कुछ लोग पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे। इससे समाज कितना खोखला होता जा रहा है, इसका किसी को अंदाजा नहीं। और इसके लिए जिम्मेदार हैं तुम जैसे चंद लोग जो खुशी खुशी हर बात अपना लेते हैं। मैं जब भी आपसे कोई बात करती हूँ आप कोई ना कोई दोष मुझ पर लगा देती हैं।
आप ये भी कह सकती हैं कि इस प्लॉट का सजेशन मैंने राय साहब को दिया और उसके लिए राय साहब ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, क्योंकि मैं तो हमेशा अपने मतलब के ही बारे में सोचती हूँ ना। देखो किरण, तुम जल्दबाजी में कुछ भी कह देती हो और मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। कौन समझा दीदी को? और तेरी नेकी का और तेरी नेकी का दीदी, मुझे मालूम है तुम्हें बनारसी साड़ियाँ बहुत पसंद है। मैंने एक साड़ी का ऑर्डर दिया है, आज वो घर पे डिलीवरी देने आएगा, तुम रख लेना। नहीं, बनारसी साड़ी तो मुझे वाकई बहुत पसंद है, लेकिन तू मेरे लिए क्या क्या लेके आएगा? कभी अपनी पत्नी मधु के लिए भी कुछ लेके आया कर। ओह दीदी, अब मधु की फिक्र करने के लिए तुम और माँ जो हो। वो तो है, लेकिन तू नहीं जानता, पति जब अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी भी लेके आता है ना, तो पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तू मधु के लिए भी कुछ लेके आया। ठीक है दीदी, तुम कहती हो तो मैं मधु के लिए भी लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। शीला, मैंने टेबल पर अपने जेवर रखे थे, तुमने उठा के रखे हैं क्या? मिल नहीं रहे हैं। नहीं माँ, मैंने तो नहीं उठाए, कहीं चोरी तो नहीं हो गए? माँ, मधु अपनी माँ के घर गई है, कहीं उसने... तुम ठीक कह रही हो बेटी, उसी ने चुराए होंगे। नहीं माँ, मधु चोर नहीं है। आपके जेवर मेरे पास है। क्या? जी हाँ, कल मैं आपके कमरे में आपसे मिलने के लिए गया था, जेवर खोले हुए पड़े हुए थे। आप मंदिर गई थी तो मैंने उठा लिए, और मैं ना उठाता तो वो आपके जेवर गवर्नमेंट ले जाती। गवर्नमेंट ले जाते? जी हाँ, इनकम टैक्स। माँ जी, पड़ोस में अभी इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। इतना सारा जेवर, इतने सारे पैसे घर में नहीं रखने चाहिए। तुम ठीक कह रहे जमाई राजा, हम लोग सारे जेवर तुम्हें दे देते हैं, तुम ले जाकर हिफाजत से रख दो उसे। ठीक है, जाओ चूल्हा लेकर आओ। चल बेटी चल। चलो माँ। अजब तेरी दुनिया, तमाशा है कैसा, बिना मांगे मिलता यहाँ हमको पैसा। देते जाओ देते जाओ। अरे पम्या भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे बस यूं ही टहल रहा था। मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन राय बहादुर साहब ने तुम्हें याद किया है। क्यों? सब ठीक तो है ना? राय बहादुर साहब का तो काम मैंने कर दिया है। सब ठीक ठाक ही है यार, सिर्फ तुम्हारे ये हाथ पांव तोड़ने के लिए राय बहादुर साहब ने तुम्हें बुलाया है। क्यों, मेरे से कुछ गलती हुई है? गलती तो अनजाने में होती है, और फिर तुम तो कभी गलती करते ही नहीं। तुम तो चीटिंग करने में बहुत माहिर हो। जो चीज राय बहादुर साहब को पसंद नहीं। मैं तुम्हारी बात कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाता। राय साहब ने तुम्हें पैसे दिए थे झोपड़े वालों को पैसे देके झोपड़े खाली कराने के लिए, और तुमने बिना पैसे दिए दादागिरी के बल पे झोपड़े खाली करा लिए। तुम्हें किसने कहा कि मैंने दादागिरी से रूम खाली करवाया और उन लोगों को पैसा नहीं दिया? मुझे तो क्या, ये बात राय साहब को भी मालूम पड़ गया पम्या भाई। सब लोग मिलकर राय बहादुर साहब के पास फरियाद लेके आए थे, और तुम तो जानते हो राय साहब का गुस्सा, उनके रिवॉल्वर से हमेशा गोली निकलने के लिए बेताब रहती है पम्या भाई। देखो राहुल, जब तुम कहते हो कि सब लोग आकर राय बहादुर साहब को मिले, तो बात तो सच्ची है, लेकिन अभी ये बात को तुम संभाल लो। क्या है कि आधा पैसा मैं तुमको दे दूंगा। आधा माल देने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी तुम्हें राय बहादुर साहब से मिलना तो पड़ेगा ही। हाँ, उनके रिवॉल्वर से गोली ना निकले, इसका इंतजाम मैं जरूर कर दूंगा। ठीक है राहुल, अगर तुम कहते हो कि राय बहादुर साहब के गुस्से को तुम संभाल लोगे, तो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो। चलो। अरे मधु, तुम? अच्छा ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं वहां जाके सो जाता हूँ। सुनिए प्लीज,
बात क्या है? आप मुझसे यूं दूर दूर क्यों रहते हैं? कोई बात नहीं मधु। तो फिर क्या परेशानी है? क्या क्या मुझसे कोई गलती हुई है? देखो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम सो जाओ, देर काफी हो गई है। देखिए, अगर शादी से पहले आप किसी और से प्यार करते थे और उससे शादी करना चाहते थे तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन प्लीज आप मुझसे यूं दूर दूर मत रहिए। देखो मधु, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। अगर शादी से पहले मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? तो फिर बात क्या है? क्या मुझ में कोई कमी है? देखो मधु, ना तुम में कोई कमी है और ना ही मुझ में कोई कमी है, मगर कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। ऐसी क्या कमी है? वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। अच्छा, अब तुमने खाना खाया कि नहीं? आपको हो क्या गया है? अभी कुछ देर पहले हम दोनों ने साथ में खाना खाया था। उफ, ये दिमाग मेरा, ये बिजनेस की उलझन है। अच्छा, एक काम करो, तुम सो जाओ।